हो रहा है तो वो बेचैन हो उठे। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। माया की निगाहें उन पर थी। उसने फौरन इस मौके को पहचान लिया। आग लगाने का ये बिल्कुल सही समय था। वो धीरे धीरे धर्म के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ धर्म? मैं देख रही हूँ कि तुम कब से यश और उसकी दोस्त श्रुति को देख रहे हो और कुछ परेशान से लग रहे हो। धर्म ने उसकी तरफ देखा, जीभ चटकाई और बोले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा था। माया ने कियारा की ओर उदासी से देखा, फिर बनावटी सहानुभूति के साथ बोली, देखो कैसी बेचारी अकेले टाइम स्पेंड कर रही है। एयरपोर्ट पर भी यश इसी लड़की का वेट कर रहा था, लेकिन कियारा ने हमसे झूठ कहा कि उसकी कोई दोस्त आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यश कियारा को ऑप्रेस कर रहा है। माया को तो जैसे इसी मौके की तलाश थी। उसने लोहा गर्म देखा और अपनी बात में और धार लाते हुए आगे कहा, ऐसा ही है क्या धर्म? कहीं ऐसा तो नहीं कि यश कियारा को यूज करके हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की सोच रहा हो और उसके बाद उसे डंप कर दे? देखो ना, इतने दिन हो गए हैं उन दोनों को साथ रहते हुए। उसने कियारा की सगाई तक तुड़वा दी शौर्य के साथ, लेकिन अभी तक अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। धर्म अग्रवाल के चेहरे का रंग एकदम गहरा हो गया। उन्होंने माया की तरफ गंभीरता से देखा। माया को अचानक एहसास हुआ कि शायद कुछ ज्यादा बोल दिया गया है। उसने बात को संभालने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा धर्म, इसीलिए मैंने कह दिया। बाकी तुम। धर्म ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो माया, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। यश ने अभी तक अपने रिश्ते को नाम देने के बारे में क्यों नहीं सोचा, और ना ही कियारा ने अब तक हमसे कुछ कहा है। आखिर चल क्या रहा है दोनों के बीच? माया ने एक लंबी सांस ली और हल्के से कांपती आवाज में बोली, कहीं ऐसा तो नहीं रहा हो और उसे शौर्य के नाम से डरा रहा हो। हमें इस बारे में यश से बात करनी ही होगी धर्म। कहीं ऐसा ना हो कि मामला हाथ से निकल जाए और हम अपनी इकलौती बेटी को खो दे। धर्म ने धीमे से सिर हिला दिया। मुंबई पहुंचने के बाद मैं यश से इस बारे में बात करता हूँ। उधर धर्म अग्रवाल का यश और श्रुति को लेकर शक गहराता जा रहा था। इधर दूसरी तरफ राघवन फिर से यश और श्रुति के पास पहुंच चुका था। उसने मुस्कुराते हुए श्रुति की तरफ देखा और कहा, पार्टी आपको कैसी लगी? कायदे से राघवन को यह सवाल यश से पूछना चाहिए था, लेकिन उसने श्रुति से पूछा। यश ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। राघवन ने यश के फेस को नोटिस किया और मैटर को संभालते हुए बोला, मेरा मतलब है कि आप लोगों को पार्टी कैसी लगी? यश ने तुरंत कहा, समा बांध दिए हो आप, मजा आ गया। हमने बहुत बर्थडे पार्टी देखी थी, लेकिन इतना अरेंजमेंट्स कमाल है। राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरी मेहनत सफल हुई। वैसे केक आने वाला है यश, आर यू रेडी टू ब्रिंग द जॉय? यश ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और राघवन के साथ चल पड़ा। वो दोनों केक कटिंग एरिया की तरफ जा रहे थे कि तभी यश की निगाह अचानक से दूर से गुजर रही एक लड़की पर पड़ी। यश ने जैसे ही उसे देखा वो दंग रह गया, क्योंकि वो लड़की उसे श्रुति के जैसी लगी थी। यश ने झट से अपने पीछे देखा। श्रुति उसे कुछ दूरी पर चल रही थी। उसने फिर से सामने देखा, लेकिन तब तक वो लड़की गायब हो चुकी थी। उसने राघवन से कहा, हम आते हैं। राघवन ने तुरंत कहा, कहां जा? यश ने जल्दबाजी में कहा, वॉशरूम से आ रहे हैं। इतना कहने के बाद वो उस तरफ निकल गया जहां उसने उस लड़की की झलक देखी थी, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। फिर भी यश का शक बढ़ गया और उसने अपने आप से कहा, पहले हमने फार्म हाउस में श्रुति जैसी लड़की देखी, अब यहाँ देखी। राघवन श्रुति के करीब जा रहा है। हमें ऐसा काहे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? हमें पार्टी के बाद के बारे में पता लगाना होगा। इतना कहने के बाद वो वापस लौट आया। उसके वहां से जाते ही वो लड़की बाहर आ गई जिसे यश ने देखा था। वो और कोई नहीं बल्कि शनाया थी। वो चुपके से पार्टी में ही रुक गई थी। उसने अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ था, लेकिन फिर भी यश ने उसे पहचान लिया था। शनाया ने कांपती आवाज में कहा, भाई ने ठीक कहा था, अगर हम यश के सामने पड़े तो वो हमें तुरंत पहचान लेगा। हमें अपने आप को बचाना होगा। दूसरी तरफ यश वापस राघवन और बाकी लोगों के पास पहुंच गया। तभी एक वेटर एक बड़ा सा केक लेकर एंटर हुआ।
यश और उसके साथ आए हुए लोगों ने केक को देखा तो वो हैरान रह गए। वो करीब यश की हाइट का ही केक था, जिसमें यश की पूरी फोटो बनी हुई थी। केक को देखकर यश का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी राघवन ने कहा, क्या हुआ यश, केक पसंद आया या नहीं? यश ने सरप्राइज होकर कहा, केक तो हमें पसंद ही आया, लेकिन हम कुछ सोच रहे हैं। राघवन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सोच रहे हो? यश ने केक की तरफ देखा और कहा, जिस तरह केक का पोस्चर और हाइट है, हमें लग रहा है हमें अपना तरबूज काट कर ही सबको खिलाना पड़ेगा। यश के इतना कहते ही राघवन ठहाके लगाकर हंस पड़ा और बोला, यार यश, आप कमाल के इंसान हो। इतना सब मजाक आपके दिमाग में आ कहां से जाता है? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हमने कुछ गलत थोड़ा ही कहा है राघवन जी, आप खुद ही देखो ना। राघवन ने हंसते हुए कहा, सही कहा आपने। अच्छा, आप मुझे राघवन जी कहकर ना बोला करो, केवल राघवन बोला करो। ये राघवन जी थोड़ा फॉर्मल लगता है। यश ने तपाक से कहा, तो आप भी हमें तुम कहकर बुलाया करो। आप बोलते हो तो हमें लगता है कि हम अपने ससुराल आ गए हैं। यश के इतना कहते ही राघवन के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि यश और श्रुति रिलेशन में है और श्रुति उसकी बहन थी, तो एक तरीके से यह उसका ससुराल ही था। उसे मुस्कुराता देखकर यश ने पूछा, क्या हुआ राघवन, आप इतना मुस्कुरा काहे रहे हैं? राघवन ने बात टाल दी और कहा, कुछ नहीं, चलो केक कट करो। यश ने सिर हिला दिया और जब वो लोग आगे बढ़े तभी यश ने देखा कि कुछ लोग पार्टी मास्क में हैं और उन्होंने बेहद अतरंगी कपड़े पहने हुए हैं। वो लोग उसकी साइड के तो नहीं थे। यश ने उन्हें देखकर राघवन से पूछा, ये लोग कौन है राघवन, इन्हें आपने बुलाया है? राघवन ने तुरंत कहा, हाँ, ये हमारे कुछ दोस्त हैं और कुछ पार्टी एटमॉस्फेयर मॉडल्स हैं। एटमॉस्फेयर मॉडल्स यश के लिए बिल्कुल नया था, इसीलिए वो चौंक कर बोला, ये क्या होता है एटमॉस्फेयर मॉडल्स? राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो यश, और तुम्हें यह भी नहीं पता? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना कि हमने कभी इनको अपनी पार्टी में बुलाया नहीं। हमारे यहाँ लोग ही इतने हो जाते हैं कि इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। राघवन ने तुरंत कहा, इन लोगों को पार्टी में क्राउड फिलर्स के जैसे बुलाया जाता है, जिससे पार्टी में थोड़ी जान रहे। बाकी लोगों का तो तुम जानते ही हो, आए खाए निकल लिए, उन्हें मतलब नहीं रहता कि क्या हो रहा है। ये लोग उसी काम को पूरा करते हैं। यश ने मन ही मन सोचा, साला, ये अमीरों की पार्टी में क्या होता है? जितना लोग यहाँ आते हैं, इससे ज्यादा तो हमारे यहाँ पर नाराज रहते हैं। छोड़ो, हमें तो बस केक काटना है। और फिर राघवन से बोला, नेताजी के बेटे हो तो पूरा नेता बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। उधर भी पैसे देकर भीड़ और इधर भी पैसे देकर भीड़। राघवन ने हंसते हुए कहा, क्या करे, करना पड़ता है। दोनों हंस पड़े और केक के पास पहुंच गए। फैजान भी उनके साथ था। उसने दौड़कर पार्टी पॉपर उठा लिया और यश के बगल में आकर खड़ा हो गया। तभी यश ने फैजान से धीमी आवाज में कहा, फोड़ना आता है ना, या फिर ऐसे ही लेकर आ गए? फैजान ने मस्ती भरे अंदाज में कहा, आता है ना भाई, तुम केक काटो, अपन ऐसा फोड़ आपको जिंदगी भर याद रहने का है। यश ने सरसरी निगाहों से उसे देखा और कहा, ठीक है, लेकिन बेइज्जती मत करा देना, पता चले गड़बड़ी कर दी। फैजान ने यकीन के साथ कहा, अरे नहीं होगा भाई, काय को इतना सोच रहे? यश ने सिर हिला दिया। सब लोग इकट्ठा हुए। यश ने केक काटा और यश के केक काटते ही वहां पर हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग बजने लगा। फैजान ने पार्टी पॉपर फोड़ने के लिए जैसे ही घुमाया, वो उल्टा था। धड़ाम की आवाज के साथ पार्टी पॉपर उसकी टांगों के बीच घुस गया। फैजान आ की आवाज के साथ धम से बैठ गया। श्रुति उसकी हालत देखकर उसकी तरफ लपकी। यश भी फैजान की तरफ झुका और बोला, हमें मालूम था तुम अपना दहेज तोड़ लोगे, इसलिए मना कर रहे थे हम, अब भुगतो। फैजान ने दर्द भरी आवाज में कहा, भाई अपन की जान निकली जा रही है, तुमको मजाक सोच रहे हैं। फैजान की हालत देखकर सब लोग मुस्कुराने लगे। दूसरी तरफ धर्म अग्रवाल की निगाह यश के ऊपर ही थी। वो देखना चाह रहे थे कि यश पहले किसको केक खिलाता है, और तभी यश ने सबसे पहले केक राघवन की तरफ बढ़ा दिया। क्योंकि वो होस्ट था, इसीलिए उसका हक पहले बनता था।
उसके बाद यश ने केक उस तरफ बढ़ाया जिधर कियारा और श्रुति खड़ी हुई थी। माया और धर्म अग्रवाल दोनों एकदम से आंखें टिकाए हुए उधर देखने लगे। माया के रोंगटे खड़े होने लगे। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगी थी। यश जैसे ही श्रुति को केक खिलाता वो धर्म अग्रवाल को भड़काने वाली थी, लेकिन तभी यश ने आगे खड़ी कियारा को केक खिला दिया और माया का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। उसका मुंह बन गया, लेकिन धर्म अग्रवाल के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने अपने बगल में खड़ी माया की तरफ देखा और कहा, हम बिना वजह शक कर रहे थे, यश कियारा से सच्चा प्यार करता है। माया को कुछ बोलते ना बना। उसने बस सिर हिला दिया। वो बुरी तरह से झेपी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी चाल चलते हुए कहा, फिर भी हमें एक बार मुंबई वापस जाने के बाद यश और कियारा से उनकी शादी के बारे में बातें करनी चाहिए। धर्म अग्रवाल माया की इस बात पर सहमत दिखे। उधर दूसरी तरफ राघवन ने भी केक उठा लिया और उसने सबसे पहले श्रुति को केक खिलाया। उसने भले ही यश को क्लियर किया था कि श्रुति को उसका दोस्त होने की वजह से प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन जिस तरह से वो बार बार श्रुति के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, यश का शक उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था। तभी राघवन ने यश का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह यश है। फिलहाल तो मैं इसकी कंपनी में इन्वेस्टर हूं, लेकिन मैं अपने आप को इसकी कंपनी का इन्वेस्टर कम और दोस्त ज्यादा कहना चाहूंगा। इतना कहने के बाद राघवन रुका और फिर वहां खड़े लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, आप लोग जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या देखते हैं? लोगों ने अपने अपने विचार दिए कि वो बैलेंस शीट्स, एबिटा और भी बहुत कुछ देखते हैं। तो राघवन ने कहा, मैंने यश की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यश को देखा और मैंने सिर्फ और सिर्फ यश के ऊपर इन्वेस्ट किया है, और यह बात मैंने इससे कही भी थी। लोग हैरान थे। राघवन बहुत ही साफ गोई के साथ इसे मान रहा था। राघवन ने यश की तारीफ में कुछ बातें और कही और उसके बाद यश को माइक देते हुए कहा, मैंने बहुत बोल लिया यश, अब तुम कुछ बोलो। लोग तुम्हें सुनने का वेट कर रहे हैं। यश ने मुस्कुराते हुए माइक ले लिया। ठीक उसी वक्त बिनाका वहां पर एंटर हुई। उसने दिलावर के समझाने के बाद भी डिस्गाइज नहीं किया था। वो एक मॉडर्न ड्रेस में घूम रही थी और उसने मैस्करेड मास्क लगाया हुआ था। चूंकि राघवन ने जो एटमॉस्फेयर मॉडल्स बुलाए थे वो भी इसी ड्रेस में थे, इसीलिए बिनाका बहुत आसानी से उनसे घुल मिल गई। उसने यश को देखा जो स्टेज के ऊपर था। बिनाका ने उसे देखकर अपने आप से कहा, दिलावर इसको लेकर इतना सोच रहा है, इसे तो मैं बहुत आराम से मार दूं। ये तो मेरे एक हाथ का आदमी भी नहीं है। इतना कहने के बाद वो यश की तरफ चल पड़ी। उसने अपने हाथ में उस इंजेक्शन को लिया हुआ था। दूसरी तरफ यश राघवन से माइक ले रहा था और जैसे ही उसने माइक लिया और कुछ बोलने जा रहा था, तभी उसकी निगाह सामने से आ रही बिनाका के ऊपर पड़ी। बिनाका और यश की निगाहें आपस में टकरा गई थी। यश को अपनी तरफ देखता पाकर बिनाका सकपका गई और उसने अपना रास्ता तुरंत बदल लिया और बोली, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? इतना कहने के बाद उसने कनखियों से यश को देखा। यश उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो अपने आप में बिजी था। यश को बिजी देखकर बिनाका फिर से स्टेज की तरफ बढ़ गई। अब की बार वो दूसरी तरफ से जा रही थी, जिससे वो यश के पीछे थी और यश उसे देख नहीं पा रहा था। यश और श्रुति दोनों अगल बगल खड़े हुए थे। बिनाका स्टेज के ऊपर चढ़ गई और वो यश के करीब पहुंच गई। उसने इंजेक्शन निकालकर वहां पर खड़े यश और श्रुति की तरफ बढ़ा दिया था। वो दोनों में से किसे टारगेट करने वाली थी? बिनाका वो इंजेक्शन लेकर सीधा यश के पास पहुंच गई। उसका निशाना श्रुति नहीं बल्कि यश था। उसने इंजेक्शन निकाल लिया और धीरे धीरे यश की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अचानक से किसी ने उसे आवाज दी, आप ऊपर क्या कर रही हो? आपको नीचे होना चाहिए था। वो राघवन की टीम का एक बंदा था जो यश के दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। बिनाका सकपका गई। इंजेक्शन और यश के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी। बिनाका ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ी कि तभी राघवन उसके बीच में आ गया। उसने बिनाका से कहा, आपकी अभी यहाँ जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कि कब यश के करीब आना है, हा? इतना कहने के बाद राघवन ने बिनाका को आंख मारी। बिनाका ने राघवन की बात नहीं काटी और वापस चली गई। यश ने इस चीज को नोटिस किया। उसे थोड़ा सा सस्पिशन हुआ कि आखिर राघवन ने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन तभी राघवन यश की तरफ घूमा और बोला,
शुरू हो जाओ, किस चीज का वेट कर रहे हो यश? राघवन के इतना कहने पर यश ने एक मुस्कान दी और कहा, सबसे पहले थैंक यू राघवन, आपने आज का दिन इतना स्पेशल बना दिया कि हमारे पास अल्फाज नहीं है, और जो थोड़े बहुत थे वो केक खाकर पेट में चले गए। यश के इतना कहते ही लोग हंस पड़े। यश इतनी बड़ी पार्टी में था, लेकिन वो अब भी अपने अंदाज में था, और उसका ये अंदाज ही था कि लोग उसके दीवाने थे। उसके बाद यश ने आगे कहा, और थैंक यू हर उस शख्स का जो आज यहाँ मौजूद है, जो हमारी जर्नी का हिस्सा रहा है। आज हमारा बर्थडे है, लेकिन आज सिर्फ केक काटने का दिन नहीं है। आज हम आप सबको थैंक यू कहने आए हैं, काहे कि अगर हम कभी भी बने हैं तो आप सबके साथ की वजह से। कभी जीरो से शुरू किया था। एक ऐसा दिन था जब ना जेब में पैसे थे, ना किसी ने नाम सुना था, और आज भी नाम ज्यादा लोग नहीं जानते, बट हाँ, अब कम से कम इंटरनेट सर्च में हमारा नाम आता है, तीसरे पेज पर सही। लोग पूछते हैं तुम कैसे यहाँ तक पहुंचे? हम कहते हैं कभी ठोकरें लगी तो खुद को समेटा, कभी दरवाजे बंद हुए तो खिड़कियां ढूंढी, और कभी खिड़की भी ना मिली तो छत तोड़कर बाहर आना पड़ा। इतना कहने के बाद उसने शालिनी की तरफ देखा। शालिनी समझ गई कि यश क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद यश ने आगे कहा, सच कहे तो कभी कभी लगता है कि हमारी जर्नी किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी है, बस फर्क ये है कि वहां बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक में बहुत शोर है। लेकिन एक बात है कि आपकी सफलता की बिल्डिंग खड़ी करने से पहले खुदाई को खड़ा करना पड़ता है, और वो तब होता है जब आपके साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना सिर्फ आपके फेल होने पर रुके, बल्कि उठने तक साथ रहे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यारा, श्रुति, धर्म अंकल, शालिनी, अंकिता मेहता, आप सब हमारे अपने हैं, और आप सबके साथ की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। दोस्तों, सक्सेस का कोनो शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक फॉर्मूला जरूर होता है। कभी खुदाई पर शक मत करो और कभी हार मत मानो, और हाँ, अगर कोनो आज भी जीरो पर खड़ा है तो याद रखना, जीरो वही होता है जहां से नई गिनती शुरू होती है। और अगर तुम भी आज जीरो पर हो तो चिंता मत करना, हमारा भी पहला बिजनेस कार्ड खुदाई प्रिंटर ने रिजेक्ट कर दिया था। थैंक यू, दिल से थैंक यू। और हाँ, केक के बाद सेल्फी ना भूले, हमने शर्ट नहीं पहनी है, और बाद में जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे तो आप लोगों को फ्लॉन्ट करने में हेल्प मिलेगी। यश की बात खत्म होते ही वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, और साथ में लोग हंस भी रहे थे। यारा और श्रुति दोनों लोगों को हंसते और यश के लिए तालियां बजाते देखकर खुश हो रही थी। दोनों के दिलों में यश के लिए हसरतें जाग रही थी, लेकिन यश के दिल में कौन था? उसका दिल किसके लिए धड़क रहा था या धड़कने वाला था, ये अभी वक्त के पीछे छुपा हुआ था। तभी हल्के से झिझकते हुए भीड़ के बीच से फैजान माइक की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, गर्व, अपनापन और आंखों में हल्की नमी। उसने धीरे से माइक पकड़ा और सबकी ओर देखते हुए बोला, मुझे अच्छे शब्दों में बात करना नहीं आता, ना कोई बड़ा लेक्चर देने आया हूं, लेकिन एक बात कहूंगा, मैंने यश भाई को हर हालत में लड़ते हुए देखा है। वो कभी हार नहीं मानता, और जो इंसान इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहे, वही असली हीरो होता है। भीड़ में हल्की हल्की सराहना की आवाजें आने लगी। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं कि शानदार स्पीच दे सकूं, लेकिन एक काम आता है, गाना गा सकता हूं। इतना कहकर फैजान ने माइक को थोड़ा और अपने करीब किया और बिना म्यूजिक के ही अपनी भारी लेकिन भावुक आवाज में गुनगुनाना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई यश, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे ही फैजान ने गाना खत्म किया, हॉल में तालियों की गूंज फिर से भर गई, लेकिन इस बार उन तालियों में सिर्फ खुशी नहीं, एक अपनापन था, एक इमोशनल जुड़ाव था। यश की आंखें नम हो चुकी थी। वो तेजी से स्टेज की ओर गया और फैजान को गले से लगा लिया।
दोनों कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे, दो दोस्तों की झप्पी जो शब्दों से परे थी। तुम मेरे लिए भाई से बढ़कर है फैजा, यश ने धीमे से कहा। उस पल ने पूरी महफिल को एक गहरे रिश्ते का एहसास करवा दिया। दूसरी तरफ पूरी पब्लिक जब तालियां बजा रही थी, ठीक उसी वक्त बिना का इंजेक्शन लेकर फिर से यश के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार फेल हो रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख नहीं रहा है, लेकिन यश की निगाह अब उसके ऊपर जम चुकी थी। उसने एक बार बिनाका को देखा और फिर उसकी निगाह राघवन के ऊपर गई, जो श्रुति के करीब खड़ा हुआ था और हंस हंस कर उससे बातें कर रहा था। यश को कुछ ठीक नहीं लगा और उसने अपने आप से कहा, आखिर चल क्या रहा है? हमें ऐसा काहे लग रहा है कि राघवन हमसे कुछ छुपाने का ट्राई कर रहा है? हमरे पूछने के बाद भी इसने श्रुति के बारे में ठीक से नहीं बताया और अभी फिर से श्रुति के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ उस श्रुति जैसी दिखने वाली लड़की, उसे हमने 2 बार देखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें किसी चीज को लेकर 2 बार डिल्यूजन हो जाए। यश के दिमाग में सवालों की बौछार होने लगी। वो सोचने लगा कि आखिर वो इसके बारे में पता कैसे लगाए, और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने अपने आप से कहा, चलो यस, इसको टेस्ट करते हैं कि आखिर ये क्या कर रही है। इतना कहने के बाद यश अपने बगल में खड़ी कियारा की तरफ झुका और उसके कान में कुछ कहकर जब जाने लगा तो कियारा ने पूछा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? यश ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, हम एकदम ठीक है, तुम एंजॉय करो, हम आ रहे हैं। इतना कहने के बाद यश स्टेज से उतर गया और वो जानबूझकर बिनाका के सामने से निकला। बिनाका ने उसे देखा और जब उसने देखा कि यश पार्टी से बाहर जा रहा है तो उसने यश का पीछा करना शुरू कर दिया। यश पार्टी से बाहर निकलकर क्लब के वॉशरूम की तरफ चला गया। बिनाका उसके पीछे थी। यश बिनाका से काफी आगे चल रहा था। जब उसने देखा कि बिनाका उसके पीछे है तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ होने वाला है। इसीलिए उसने टोनी और सूर्या को कॉल किया। वो दोनों पार्टी के बाहर थे, क्योंकि यश को पहले से ही शक था कि वहां पर कुछ हो सकता है। इसीलिए उसने टोनी और सूर्या को स्टैंड बाय पर रखा हुआ था। टोनी के फोन उठाते ही यश ने कहा, पार्टी के पीछे वाले कॉरिडोर की तरफ आ जा, ध्यान रहे कोई देखे ना। टोनी ने तुरंत कहा, ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? यश ने तुरंत कहा, आओ बताते हैं। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। टोनी और सूर्या यश की बताई हुई जगह की तरफ निकल गए। यश पहले सीधा चल रहा था, फिर अचानक से वो एक कॉरिडोर की तरफ मुड़ा। तभी उसकी निगाह 2nd फ्लोर पर बने हुए एक कमरे की तरफ चली गई, जिसकी विंडो से यश को एक लड़की खड़ी दिखी और उसे देखते ही यश के कान खड़े हो गए। यश को वो श्रुति जैसी लग रही थी। यश दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ वो लड़की थी, यश उसे पकड़कर सच बाहर निकलवा सकता था। दूसरी तरफ यश के पीछे बिनाका थी, जिसे पकड़कर वो उसके असली मकसद का पता लगा सकता था। यश कुछ देर तक डिलेमा में रहा और फिर अपने आप से बोला, पहले ही छोटा हाथी के बारे में पता करते हैं, फिर वो भी ढूंढ लेंगे। इतना कहने के बाद यश बगल के कॉरिडोर में घुस गया और छुप गया। बिनाका, जो उससे एक कॉरिडोर पीछे थी, जब अगले कॉरिडोर में आई तो यश वहां से गायब था। ये देखकर वो चौंक गई और उसने आगे पीछे देखा। क्या चला गया ये फ्रेंच फ्राइज? उसने ये बात काफी तेज आवाज में कही थी। यश को उसकी आवाज साफ साफ सुनाई पड़ी और उसने अपने आप से कहा, अरे हम इतने भी दुबले नहीं है कि हमको फ्रेंच फ्राइज बोला जाए। ये तो भाईजान वाली उपाधि हमें मिल गई। यश ने अपनी बात खत्म की और उसके बाद उसने झांक कर देखा तो बिनाका उसे इधर उधर ढूंढ रही थी। उसने क्लब के एक एक रूम को चेक करना शुरू कर दिया था। यश वहीं पर छुपा रहा। बिनाका उससे बॉडी में जबरदस्त थी और वहां पर उसके साथ अकेले लड़ना यश को समझदारी वाला काम नहीं लगा। इसीलिए उसने छुपना बेहतर समझा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कभी कभी लड़ने से ज्यादा समझदारी भागने में होती है। यश वहीं छुपा रहा। बिनाका एक एक कमरा चेक करते हुए उसकी तरफ आ रही थी। यश अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। तभी अचानक से उसे आवाज आनी बंद हो गई। काफी देर तक जब यश को कोई आवाज नहीं आई तो उसने कॉरिडोर की तरफ झांका और बिनाका को वहां ना देखकर वो चौंक गया। अभी कहां गायब हो गई? इतना कहने के बाद
वो जरा सा बाहर निकला और इधर देख ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यश चौंक गया और वो तेजी से मुड़ा तो उसके सामने टोनी और सूर्या खड़े हुए थे। टोनी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हो गया? इस तरह से चोरों की तरह क्यों छुपे हुए हो? यश ने तुरंत कहा, यहाँ पर एक किलर है। टोनी और सूर्या दोनों चौंक गए और सूर्या ने कहा, किलर? तुम्हें कैसे पता यश? यश ने सूर्या को नजर चढ़ाकर देखा और कहा, अभी भी हमें बताना पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या? सूर्या सकपका गया और बोला, तुम आजकल जो अतरंगी काम करते रहते हो उससे मैं भूल ही जाता हूं कि तुम क्या थे। यश ने तुरंत कहा, अरे बादाम खाया करो या फिर हमारे हाथ का लाफड़ खाने के बाद ही अक्कल आएगी। टोनी हंस पड़ा। सूर्या झेप गया और बोला, छोड़ो, किधर है वो? चलो ढूंढते हैं। यश ने कहा, अभी यहीं थी, इधर ही होगी, ध्यान से ढूंढो। सूर्या ने यश को गौर से देखा और कहा, यहीं थी मतलब क्या है? लड़की थी क्या? यश के हाँ में सिर हिलाते ही सूर्या ठहाके लगाकर हंस पड़ा। बिनाका जो यश को दूसरी साइड ढूंढ रही थी, उसे सूर्या की हंसी सुनाई पड़ी। उसके कान खड़े हुए और वो आवाज को फॉलो करते हुए उस तरफ लौट पड़ी। तभी यश ने सूर्या के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हम कौन जोक मार रहे हैं जो हंस रहे हो? सूर्या ने धीमी आवाज में कहा, जोक ही तो है, बताओ। हमारा नंबर 1 फाइटर एक लड़की से डरकर इधर छुपा हुआ है। सोचो, अगर ये 10 साल पहले हुआ होता तो स्क्वाड में कितनी मसालेदार न्यूज होती। यश ने सूर्या को घूर कर कहा, अरे चुपचाप शांति से अपना काम करो, वरना एक मुक्का मारेंगे, 4 कला खाओगे। ढूंढो को, यहाँ असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जा रहा है, मजाक सूझ रहा है। सूर्या सकपका गया। उसने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सिर हिला दिया। उसका लटका हुआ मुंह देखकर यश ने फिर से कहा, अरे छिले अंडे की तरह शकल बनाना बंद करो, चलो। तीनों उधर ही चल पड़े जिधर से बिनाका आ रही थी। एक तरफ से ये तीनों जा रहे थे और दूसरी तरफ से बिनाका आ रही थी। भले ही ये 3 थे और 1 नंबर के फाइटर थे, लेकिन बिनाका भी कम नहीं थी। ऊपर से वो हाइट, वेट और फिजिक में उनसे भारी थी। कुल मिलाकर ये एनकाउंटर बहुत दिलचस्प होने वाला था। वो लोग बस एक गलियारे से दूर थे कि यश को बिनाका के सैंडल्स की आवाज सुनाई पड़ी। उसने टोनी और सूर्या को छुपने का इशारा किया और खुद वहीं खड़ा हो गया। उसने बिनाका को ट्रैप में फंसाने का पूरा प्लान बना लिया था। बिनाका कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंच गई। बस एक राइट टर्न और उसका यश के साथ सामना होने वाला था। वो राइट टर्न लेने के लिए हल्का सा झुकी, यश को वो दिखाई पड़ी। यश उसके लिए तैयार हो गया कि तभी यश ने देखा कि वहीं बने हुए एक कमरे से एक नीले ब्लेजर पहना हुआ एक हाथ बाहर निकला और उसने बिनाका को खींच लिया। ये देखकर यश चौंक गया और उसने टोनी और सूर्या से कहा, कौन और भी है क्या उसके साथ? हमें उन्हें पकड़ना होगा। उसके इतना कहते ही वो दोनों बाहर आ गए और तीनों कमरे की तरफ दौड़ पड़े। आखिर किसने खींचा था बिनाका? बिनाका यश के जाल में फंस गई थी। यश उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी वहीं पर बने हुए एक कमरे से एक हाथ बाहर निकला और उसने झट से बिनाका को अंदर खींच लिया। यश ने जल्दी से सूर्या और टोनी को आवाज दी और उस कमरे के बाहर पहुंचा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस कमरे के दरवाजे को धक्का दिया। उन्हें लगा था कि कमरा अंदर से बंद होगा, लेकिन उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कमरा खुल गया। वो तीनों अंदर गए। वो कमरा बहुत बड़ा था, उसे हॉल कहना ज्यादा ठीक था। वहां पर लाइट्स वगैरह बंद थी। यश ने फुसफुसाते हुए कहा, स्विच ढूंढकर लाइट चालू करो। सूर्या ने लाइट ऑन की, लेकिन ये क्या, वहां पर सन्नाटा था। यश के सामने ही किसी ने बिनाका को खींचा था। ऐसे में उस कमरे में किसी का ना होना यश के लिए हैरान करने वाली बात थी। यश ने इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, वहां पर कोई भी नहीं मिला। किसी को ना पाकर टोनी ने यश से पूछा, क्या आपने सच में उसे इसी कमरे में खींचते हुए देखा था? यश ने तुरंत कहा, अरे हाँ भाई, हमारे सामने ही एक नीले ब्लेजर वाला हाथ बाहर निकला और उसे खींच कर ले गया। टोनी ने तुरंत कहा, फिर वो गई कहां? बता रहे हो बहुत लंबी चौड़ी थी, फिर वो जा कहां सकती है? यश ने इधर उधर देखा और तभी उसे सामने खिड़की खुली दिखाई पड़ी। यश ने तुरंत कहा, वो लोग उधर से निकल गए हैं। यश खिड़की की तरफ बढ़ा
और जैसे ही उसने खिड़की से नीचे झांका, वो एकदम से चौंक गया। उसे लगा था कि जिसने बिनाका को बचाया था, वो और बिनाका दोनों खिड़की से कूदकर भागे होंगे, लेकिन वहां पर एक सीढ़ी रखी हुई थी। यानी जिसने बिनाका को बचाया था, उसे पता था कि यश बिनाका के पीछे लग चुका है। यश उस खिड़की को घूरता रहा और तभी टोनी और सूर्या वहां पर आ गए। उन्हें भी ये समझने में टाइम नहीं लगा कि वहां क्या हुआ है। टोनी ने तुरंत पूछा, क्या लगता है, कौन होगा? यश ने तुरंत कहा, अंदर का कोना मिला हुआ है, खतरा काफी बड़ा है, हमरे अंदाजे से बहुत बड़ा। टोनी ने चौंक कर कहा, क्या मतलब है? यश ने तुरंत कहा, मतलब हम बाद में बताते हैं, चलो पहले नीले ब्लेजर वाले को ढूंढो। इतना कहने के बाद वो तीनों वहां से निकल गए। यश जब नीचे जा रहा था, तभी उसकी नजर फिर से सेकंड फ्लोर की उस विंडो पर गई, जहां पर उसने शनाया को खड़े देखा था। इस वक्त शनाया तो वहां नहीं थी, लेकिन यश के इंस्टिंक्ट ने उसे जाने को कहा और वो टोनी सूर्या को नीचे भेजकर खुद उस तरफ निकल गया। एक तरफ जहां यश शनाया को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिनाका एक कमरे में खड़ी हुई थी और उसके सामने नीले ब्लेजर में बैठा दिलावर उसे हड़काता हुआ बोल रहा था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बिनाका? तुमसे कहा क्या गया था और तुम कर क्या रही थी? अगर मैंने वक्त पर वहां की सीसीटीवी फीड ना देखी होती और तुम्हें खींचा ना होता, तो तुम अब तक यश के शिकंजे में होती और अब तक हमारा सारा प्लान खराब हो चुका होता। बिनाका ने मुंह बनाकर कहा, यश अकेला था, मेरे सामने पाव भर का था वो, उसे तो मैं एक ही हाथ से उठा लेती। दिलावर ने गुस्से के मारे अपने बाल नोच लिए और कहा, तुम्हारे हिसाब से वो पाव भर का है? उसकी फाइटिंग स्किल्स देखी नहीं है तुमने? और वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो और दानव थे। रुको, मैं दिखाता हूं। इतना कहने के बाद दिलावर ने सीसीटीवी फुटेज बिनाका को दिखाई। यश की चाल देखकर बिनाका के कान तो खड़े हुए, लेकिन उसे टोनी और सूर्या कुछ खास नहीं लगे। उसे अपनी ताकत और बॉडी पर घमंड था। उसने तुरंत कहा, मैं इन तीनों को एक हाथ से हैंडल कर लेती। आपने अपना काम खुद खराब किया है। मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले होते तो अब तक काम हो गया होता। आपको मैंने पहले भी मना किया था कि मेरे काम में अड़ंगा मत लगाना, लेकिन आप मानते कहां हो कुछ। दिलावर ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैंने काम खराब किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे शरीर की तरह तुम्हारी अकल भी मोटी हो गई है क्या? दिलावर के हड़काने पर बिनाका का दिमाग खराब हो गया। वो दांत पीसते हुए दिलावर की तरफ बढ़ी और बोली, अपनी औकात में रहो मिस्टर दिलावर। पैसे काम करने के लिए दिए हैं, मुझे खरीदा नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं काम नहीं कर सकती तो पैसे ले लो, मुझे शौक नहीं है काम करने का। दिलावर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो बिनाका को पीट दे, लेकिन इस वक्त बिनाका के अलावा कोई और उसका काम नहीं कर सकता था, इसीलिए वो मजबूर था। उसने बिनाका से पूछा, कर पाओगी या नहीं? बिनाका ने गुस्से के साथ कहा, कर लूंगी, बस आप बीच में टोकने मत आ जाना, मुझे अपना काम करने देना, वरना अब काम खराब हुआ तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतना कहने के बाद उसने दिलावर के पास रखे हुए वेटर के कपड़े उठाए और दंदनाते हुए निकल गई। दिलावर उसके काम करने की डेस्परेशन देखकर खुश तो हुआ, लेकिन यश की स्मार्टनेस, उसकी पावर और दिमाग के सामने उसे बिनाका के लिए डर भी लग रहा था। दूसरी तरफ यश उस फ्लोर पर शनाया को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। तो उसने अपने आप से कहा, हमें ऐसा काहे लग रहा है कि यहाँ पर श्रुति जैसी लड़की घूम रही है? क्या ये सच है या फिर हमारा भ्रम है? हम श्रुति के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, इस वजह से तो नहीं कि हमें बार बार वही दिख रही है। इतना कहने के बाद यश ने इधर उधर देखा, लेकिन जब उसे वहां कोई नहीं मिला तो वो वापस लौट आया। जब वो पार्टी में पहुंचा तो टोनी और सूर्या उसका ही वेट कर रहे थे। यश को देखते ही टोनी और सूर्या उसके पास पहुंचे और सूर्या ने कहा, तुमने क्या कहा था यश? यश ने तुरंत पूछा, क्या कहा था हमने? टोनी ने सूर्या की बात को पूरा किया, यही कि किसी नीले ब्लेजर वाले ने उस लड़की को खींचा था और वो अंदर का आदमी हो सकता है। यश ने तुरंत कहा,
हाँ तो? टोनी ने आईब्रोज ऊपर करते हुए एक तरफ इशारा किया। यश ने उधर देखा और अपने सामने खड़े हुए आदमी को देखकर वो दंग रह गया। वहां पर राघवन था। यश ने उसके हाथ की तरफ देखा। ये ठीक वही ब्लेजर था जैसा उसने बिनाका को खींच रहे हाथ में देखा था। राघवन अभी भी श्रुति के साथ बातें कर रहा था और श्रुति भी उसके साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी। यश का शक राघवन के ऊपर और गहरा हो गया और उसने अपने आप से कहा कि राघवन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन हम इनके बारे में पता कैसे करें। यश ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। इधर यश का शक राघवन के ऊपर पहुंच चुका था और उधर दूसरी तरफ बिनाका ड्रेस चेंज करके आ गई थी। उसने वेटर का ढीला ढाला सूट पहना हुआ था और जानबूझकर झुककर चल रही थी, जिससे वो यश की नजरों में ना आए और उस तक पहुंचकर अपना काम कर दे। उसने जाकर एक ड्रिंक उठाई और सीधा यश की तरफ चल पड़ी। यश का शक राघवन के ऊपर था, इसीलिए उसका और उसके दोस्तों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राघवन के ऊपर लगा हुआ था। यश के बिजी होने से बिनाका फ्री हैंड होकर यश की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी अचानक से किसी ने उसकी प्लेट से ड्रिंक उठा ली, जिससे बिनाका को वापस जाना पड़ा। उसने 2-3 बार ड्रिंक लेकर यश के पास जाने की कोशिश की, लेकिन उसे हर बार हारना पड़ा। बिनाका ने आखिरी बार ट्राई किया और अभी कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक से वो किसी से टकरा गई और उसकी जेब में रखा हुआ इंजेक्शन दब गया। बिनाका ने जल्दी से जेब चेक की तो इंजेक्शन सही सलामत था। उसने गुस्से में सामने देखा। उसके सामने फैजान खड़ा हुआ था। फैजान ने एकदम टपोरी वाले कपड़े पहन रखे थे और बड़े प्यार से बिनाका को देख रहा था। उसने एकदम स्टाइल में चश्मा पकड़ा हुआ था और गर्दन झुकाए हुए बिनाका को ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहली नजर में ही बिनाका से प्यार हो गया हो। उसको अपनी तरफ घूरता पाकर बिनाका ने गुस्से में कहा, What are you looking at? लड़की नहीं देखी है क्या? फैजान ने बत्तीसी दिखाते हुए कहा, देखी है, लेकिन आपके जैसी लड़की नहीं देखी। कहां से आई हो? शादी हो गई क्या तुम्हारी? मुंबई चलोगी मेरे साथ? उधर अपुन तेरे को रानी बनाकर रखेगा। तेरे को ये सब वेटर सेटर का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैजान की डेयरिंग देखकर बिनाका को बहुत गुस्सा आया। उसकी हाइट करीब 6 फीट थी। वो तो गनीमत थी कि उसने फुल साइज कपड़े पहने हुए थे, वरना उसकी बॉडी देखकर फैजान की हालत खराब हो जाती। जितनी फैजान की कमर थी उतने केवल बिनाका के बाइसेप्स थे। अगर इस वक्त वो अपने मिशन पर ना होती तो शायद अब तक वो फैजान की नाक तोड़ देती। बिनाका फैजान को गुस्से से भरी हुई निगाह से देख रही थी, लेकिन फैजान के एक्सप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुए थे। उसने जब बिनाका को गुस्से में देखते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही है? अपुन सच में तेरे ऊपर फिदा हो गया है। अपुन के पास पैसे वैसे की कमी नहीं है। अगर तुमको पैसे वैसे की जरूरत होगी तो बताने का, मैं तेरी फुल ऑफ मदद करूंगा। बिनाका ने फैजान को पीछे धकेल दिया और गुस्से में बोली, हट जा वरना पिट जाएगा। ठीक उसी वक्त बिनाका ने देखा कि यश स्टेज से उतरकर उसकी तरफ ही आ रहा है। फैजान ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बिनाका ने उसे फिर से धकेल दिया और यश की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फैजान ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, सुनो तो यार, अपुन को तू सच में पसंद आ रही है। अपुन की बात मान, अपुन के साथ मुंबई चल, उधर अपना बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, वड़ा पाव का। अपुन तेरे को बहुत खुश रखेगा। बिनाका ने फैजान की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और वो यश के करीब जाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन फैजान उससे बातें करता रहा और तभी यश उसके सामने से निकल गया। बिनाका उसके करीब नहीं जा पाई, जिससे उसका माथा खराब हो गया। जैसे ही फैजान ने दोबारा कुछ कहना चाहा तो बिनाका ने उसका हाथ पकड़ लिया और घुमा दिया, जिससे फैजान की चीख निकल गई और उसने दर्द के मारे कहा, अरे यार, अपुन ने तेरे को छेड़ा थोड़ी है जो मेरा हाथ तोड़ रही है। छोड़ मेरा हाथ, वरना अपुन अपने दोस्त यश को बोल देगा। फैजान के मुंह से यश का नाम निकलने भर की ही देरी थी कि बिनाका ने उसका हाथ छोड़ दिया। अचानक से उसकी टोन भी चेंज हो गई और उसने कहा, तुम यश के दोस्त हो? बिनाका को प्यार से बातें करते देखकर फैजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, हाँ यार, अपुन यश का सबसे खास दोस्त है, जिगरी दोस्त। बिनाका को यहाँ एक मौका दिखा। वो फैजान के थ्रू यश के करीब जा सकती थी। उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने फैजान को डांटते हुए कहा,
अब तुम झूठ भी बोल रहे हो मुझसे। एक तरफ खुद को देखो, टपोरी की तरह लग रहे हो, दूसरी तरफ यश को देखो, कैसा जेंटलमैन की तरह लग रहा है। कहा वो सोना और कहा तुम लोहा, तुम दोनों दोस्त हो ही नहीं सकते। फैजान ने तुरंत कहा, आई शपथ, अपन यश का दोस्त ही है। एक मिनट, मैं उससे तुम्हें मिलवाता हूँ। जब वो खुद कहेगा तब तो तुम मानोगी ना। बिनाका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मिलवाओ उससे। फैजान ने उसे रुकने का इशारा किया और यश को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन यश उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और यश को कॉल किया। 2-3 बार रिंग जाने के बाद जब यश ने फोन उठाया तो फैजान ने उससे पूछा, कहाँ हो यश भाई? यश ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? फैजान ने शर्माते हुए कहा, वो अपन को यहाँ कोई मिला है, उससे मिलवाना है तुम्हें। किधर हो बताओ ना, मैं उसे लेकर आता हूँ। यश ने खुश होकर कहा, किसे टाप लिया भाई? फैजान ने तुरंत कहा, अरे बताओ ना किधर हो, मैं उसे लेकर आता हूँ। यश ने तुरंत कहा, एक कॉल आ गया था, इसलिए टेरेस पर आ गया था, ले आओ इधर ही। फैजान ने ओके बोलकर फोन काट दिया और उसके बाद बिनाका से बोला, चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। इतना कहने के बाद उसने बिनाका का हाथ पकड़ा और सीधा टेरेस की तरफ लेकर चला गया। फैजान बिना सच जाने यश की मौत को उसके पास लेकर जा रहा था। दूसरी तरफ बिनाका अपने पॉकेट में वो इंजेक्शन ठीक कर रही थी। दिलावर ने उसकी जो बेइज्जती की थी वो यश को मारकर उसका बदला लेने वाली थी। क्या बिनाका मार पाएगी यश को, या फिर यश बचा लेगा अपने आप को और खोल देगा बिनाका का राज? आखिर कौन जीतेगा ये चूहे बिल्ली का खेल?